हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वरात्मिका एकेडमी। आज हम सब स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, आरंभिक नगर। सबसे पहले मैं इसका ओवरव्यू दे दूं। इस चैप्टर में बेसिकली हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि वहाँ के लोग किस तरीके के घर बनाते थे, उनकी नालियाँ कैसी थी, उनका रहन सहन कैसा था, और साथ ही साथ वो व्यापार करते थे, खेती करते थे। इन सारी चीज़ों के बारे में समझाया गया है। वहाँ की मोहरें, वहाँ की लिपि, ये सब कुछ जो कुछ भी अब तक खुदाई में मिल पाया है, उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। पुराने भवनों का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते थे। एनसीईआरटी में एक या दो बच्चों की स्टोरी दी गई होती है, फिर वहीं से चैप्टर बिगिन होता है। तो यशपाल और हरप्रीत जो है अपने घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने एक खंडहर देखा। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। बच्चे इसको भुतागर कह रहे थे और बड़े लोग क्या कर रहे थे, वास्तुकला के बारे में बात कर रहे थे। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। हमें ये बोलना चाहिए कि मंत्री जी इस घर की मरम्मत कराएं। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो इसके लिए पढ़ते हैं आगे। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा पुरा स्थल कहाँ पे है? आधुनिक पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहर से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरीके से नष्ट हो गई। यानी कि पहले लोगों को इस सिविलाइजेशन के बारे में पता नहीं था, तो लोगों ने क्या किया, ईंटें उखाड़ कर रेलवे लाइन बिछा दी, और इस तरीके से बहुत सारे जो है वहां के सबूत नष्ट हो गए। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविद ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने स्थलों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। यानी कि हड़प्पा स्थल की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए इसका पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। बल्कि ऐसा नहीं, और भी छोटी छोटी सभ्यताएं वहां पर मिली हैं। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। ये नगर पाकिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहर, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। ये सारी चीजें जो है खुदाई में मिली हैं। इन नगरों में से कई दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभक्त किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। यानी कि जो ऊंचा हिस्सा था उसको नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया है। पश्चिमी भाग छोटा था और पूर्वी भाग जो है वो थोड़ा सा बड़ा था। माना जाता है कि जो नगर दुर्ग है वहां पर राजा और राजा के रिलेटिव्स और ये सब इस तरीके के एलिट क्लास के लोग रहा करते होंगे। दोनों हिस्सों की शहर दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। उस टाइम पे बेक्ड ब्रिक्स का यूज हो रहा था। देखिए, इससे ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरीके से करते थे जिससे कि दीवारें मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। यानी कि नगर दुर्ग जो था, जो एलीट क्लास के रहने वाला एरिया था, वहां पे कुछ जो है खास इमारतें बनाई गई थी। जैसे जैसे कि महान स्नानागार, एक इमारत वहां पे मिली है जिसे कहा गया है महान स्नानागार। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। बड़ा सा तालाब था, उसको क्या कहा? महान स्नानागार। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में
दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। इसे भरने के लिए कुएं से पानी निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। यानी कि इस पैरा में ये बताया गया है कि ग्रेट बाथ बड़ा सा एक तालाब था, उसके चारों तरफ चेंजिंग रूम हुआ करते होंगे और आने जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी। पूरा सीमेंटेड था और चारकोल की लेयर चढ़ाई गई थी। पानी यूज करने के बाद फिर चेंज कर दिया जाता था और पानी कहाँ से भरा जाता था? कुएं से। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में से अग्निकुंड मिले हैं। अब अग्निकुंड अग्निकुंड यानी कि फायर अल्टर्स कहाँ से मिले? कालीबंगा और लोथल से। ये अग्निकुंड कुछ कुछ ऐसे जैसे कि आज के टाइम में मंदिरों के बाहर या मंदिरों के अंदर सीमेंटेड जो यज्ञ करने के लिए अग्निकुंड नहीं होते, कुछ कुछ इसी तरीके के मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, यानी कि वो अनाज को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते थे। ये देखिए, ये ग्रेट बाथ का एक पिक्चर दिया हुआ है। ये सीढ़ियां हैं उतरने के लिए और इस तरीके से इसके चारों तरफ रूम्स बने थे। यहाँ पे लोग नहाया करते होंगे, यहाँ पे पानी भर करके। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे, मतलब कि उस टाइम पे दो मंजिल घर भी बना करते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। सेंटर में आंगन, उसके चारों तरफ कमरे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। अब यहाँ से एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाएगा कि क्या अलग अलग जो है स्नानागार हर एक रूम से अटैच होता था? तो नहीं, मतलब एक घर में एक स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। घर के नगरों में ईंटों की चिनाई, इस तरीके से ईंटों को एक एक करके आपस में ज्वाइन कर दिया जाता था ताकि वो दीवारें जो है गिरे ना। अब तक सोचिए, खुदाई में जो है बहुत सारे उसके अवशेष मिलने से पता चलता है कि वो कितना मजबूत बनाया करते थे घर वगैरह। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। नाले कवर्ड थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की सी ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। देखिए कितना प्रॉपर अरेंजमेंट है। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जिसके बाद वे बड़े नाले में मिल जाया करती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह मेन होल बनाए गए थे, जिसके जरिए इसकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके के साथ ही किया जाता था। मतलब कि जो घर की नालियां होती थी उनको सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था और सड़क की नालियों को बड़े नाले से, और इस तरीके से ढलान के थ्रू पानी आसानी से निकल जाता था। प्रॉपर ढलान होती थी, नालियां ढकी हुई होती थी, मेन होल होता था जिससे साफ सफाई की जा सके। तो ये कुछ कुछ उनका ऐसा अरेंजमेंट था पानी के निकासी का। यहाँ पर वर्णित घर और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? ये प्रॉपरली अरेंज होकर के बने हैं, कोई दो अंतर बताओ। और यहाँ पे बेक ब्रिक्स का यूज हुआ है, यानी कि पकी हुई ईंटों का यूज हुआ है। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों से अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। यानी कि यहाँ के राजाओं के बारे में बात हो रही है कि जिस तरीके से यहाँ के जो राजा होते थे वो बाहर से चीजें मंगवाया करते थे। क्या क्या चीजें? सोने, चांदी, मोती, मन के यानी कि मोती से बने हुए आभूषण और कीमती चीजें जो यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होती थी वो बाहर से मंगाया करते थे। और फिर उसके बाद लिपिक के बारे में बात हुई है, स्क्राइब के बारे में। वो क्या करते थे? मोहरों पर लिखते थे और हो सकता है अन्य चीजों पर भी लिखते हो और उसके अवशेष हमें नहीं मिल पाए हैं, यानी कि नष्ट हो गए होंगे या अभी भी खोजे जा रहे हैं कुछ। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, यानी कि ये देखिए यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों का रोल होता था। अपने घर या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देश के कहानी किस्से। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। यानी कि लोग बाहर जाते थे, बाहर से आते थे, वहां से बहुत सारी चीजें लाते थे और वहां की बाहर की स्टोरीज भी लेकर के आते होंगे, किस्से कहानियां सुनाते होंगे। बहुत सारे मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं जो कि टेराकोटा टॉयज कहलाए हैं, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। यहाँ पे देखिए एक कुएं का पिक्चर दिया हुआ है और ऊपर जो है मनके से बनी हुई माला। जोदाड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, यानी कि ये सड़क और नाला है और उसके नीचे एक कुआं है। उसके बाद नीचे हड़प्पा की एक मोहर है, ये मोहर का चित्र है और ये टेराकोटा के टॉयज हैं।
इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। ये लिपि लिखी हुई है जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का एक प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है, यानी कि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। दाईं और नीचे पकी हुई मिट्टी का खिलौना है। ये सब पकी हुई मिट्टी के खिलौने हैं। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। अब क्या क्या प्राप्त हुआ है उनके बारे में जानेंगे। पुरातत्वविदों की जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। मैक्सिमम चीजें जो हम लोगों को खुदाई में मिली हैं वो शंख, तांबे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और पत्थर बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और पत्थर बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट तथा फलक हैं। मनके यानी कि मोती से बनी हुई माला, बीड्स, और बाट यानी कि बाट जिससे चीजें नापी और तौली जाती हैं। ऊपर बाट का चित्र देखो। इस कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इसमें चढ़ नाम के पत्थर से बनाया गया था, यानी कि बाट में चढ़ नाम का पत्थर यूज होता था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। यानी कि इनको किस लिए बनाया गया होगा? पत्थरों को, जो सोने, चांदी, प्रीशियस स्टोन, इन सबको तौलने के लिए। मध्य में बाएं मनके, ये मनके का पिक्चर है। इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। किससे? कार्निलियन पत्थरों से। पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच में छेद किए गए थे ताकि धागा डाल के माला बनाई जा सके। ये देख सकते हो आप एग्जाम्पल। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, ये पत्थर के धारदार फलक हैं। इनका भी यूज होता रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता में के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। मोहरों पर किसके चित्र मिले हैं? जानवरों के। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो वहां के बर्तन कैसे हुआ करते थे? काला डिजाइन बना होता था और बर्तन लाल रंग के होते थे, यानी कि रेड कलर का पॉट, उसमें ब्लैक कलर से कढ़ाई डिजाइन बनाया जाता था। और ये देखिए, ये पिक्चर है, एक बियर्डेड ह्यूमन बीइंग है जिसकी दाढ़ी इतनी खूबसूरती से बनी हुई है और इसने वस्त्र पहने हुए हैं कुछ कढ़ाईदार, यानी कि इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे कॉटन की डिस्कवरी हो गई थी। लोग कपास उगाना सीख गए थे, तभी तो लोग कपड़े बना पा रहे होंगे और फिर उस पर कढ़ाई कर पा रहे होंगे। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदाड़ो से मिली है। ये मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। इसमें इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। ये रहे कढ़ाईदार वस्त्र। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। अध्याय 2 में जिन गांवों के बारे में तुमने पढ़ा था, क्या वहां धातु का उपयोग होता था? नहीं। क्या वे वहां पत्थर के बाट बनाए गए थे? नहीं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मतलब कि इन्हीं सब अवशेषों से पता चला है कि वहां पर कपास की खेती हुआ करती होगी। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके मिले हैं। यानी कि कपड़ा कहाँ कहाँ से मिला है? एक तो ये मूर्ति कपड़े की दिखाई गई है और उस ऊपर से चांदी के एक फूलदान के ढक्कन में कुछ कपड़ा चिपका हुआ था और तांबे की वस्तुओं से कुछ कपड़ा चिपका हुआ मिला है। चांदी और तांबे की वस्तुओं से। पक्की मिट्टी और फ्रेयॉन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। तकलियां का यूज किया जाता था किस लिए? सूत की कताई के लिए। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पैरा पे। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, फिर मोहरों की पच्चीकारी करना इत्यादि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो, मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया। अभी हम लोगों ने देखी थी पिक्चर। और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी दर्शाई गई है। यह किसी विशेषकार मूर्तिकार का काम ही हो सकता है। ये देखिए कितनी खूबसूरती से इस मूर्ति को बनाया गया, यानी कि उस टाइम पे कितने अच्छे से मूर्तिकार जो है काम करते रहे होंगे। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। यानी कि अभी तक ये नहीं पता लग पाया है कि महिलाएं और पुरुष दोनों इस काम को करते थे या सिर्फ महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे, ये अनुमान लगाया गया। फ्रेयॉन्स क्या होता था? फ्रेयॉन्स एक प्रकार का कृत्रिम तरीके से तैयार किया गया पत्थर होता था जिसमें दो चीजों का मिक्सचर होता था। एक तो ग्लू यानी कि गोंद और स्फटिक या बालू के चूर्ण, यानी कि दो चीजों को मिलाकर एक नई वस्तु बनाई जाती थी और फिर उससे चिकनी और खूबसूरत परत चढ़ा करके उसके बाद अलग अलग चीजों, बर्तन, चूड़ियां, मनके और
बहुत सारी चीजें तैयार की जाती थी। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फ्रेयॉन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर इनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। देखिए कितनी खूबसूरती से काम होता था। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले और हरे समुद्री होते थे, यानी कि नीला या फिर समुद्री हरा होता था फ्रेयॉन्स का कलर। फ्रेयॉन्स से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज में, अब कच्चा माल क्या होता है? जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, यानी कि जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है या तो खेतों में उगाया जाता है। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरीके की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। यानी कि कपास को कच्चा माल कहेंगे, उसके बाद उससे कपड़ा बनाया जाएगा। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन लोहा, तांबा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। यानी कि जो चीजें वहां पे अवेलेबल नहीं थी वो बाहर से मंगवाते थे। अब क्या चीज कहाँ से मंगाते थे वो हम देखेंगे आगे के पैरा में। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तांबा कहाँ से करते थे? राजस्थान से मंगाते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था, यानी कि ओमान से और राजस्थान से तांबा। और उसके बाद टिन कहाँ से मंगाते थे? टिन मंगाते थे ईरान और अफगानिस्तान से। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन। कांसा किससे बना होता था? तांबा तांबा और टिन से। तो टिन का आयात कहाँ से होता था? आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। उसके बाद ये लकड़ी की एक गाड़ी मिली है, जिससे पता चलता है उस समय पहिए की भी डिस्कवरी हो गई थी और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यातायात के साधन का उपयोग करते होंगे या सामान ढोने के लिए करते होंगे, यानी कि पहिए की डिस्कवरी हो गई थी। ये खिलौने का है, खिलौने वाली गाड़ी है। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था? इन चित्रों को देखो, यह एक खिलौना है और दूसरी तरफ एक मुहर, ये एक मुहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? नहीं। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अब नगर में रहने वाले जो लोग होते थे उनका भोजन कैसा होता था, चलिए जानते हैं। बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि वहां पे किसानी महिलाएं करती थी या पुरुष करते थे। नगरों में रहने वालों लोगों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे, यानी कि जो लोग गांव में रहते थे वो अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासक, लेखक और दस्तकारों को खाने योग्य सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे। यानी कि क्या कौन कौन सी फसलें उगाते थे? गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों। ये ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था। ये देखिए हल का एक एग्जाम्पल, यहाँ पे खुदाई में जो है हल पाया गया है। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि ये प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे, क्योंकि हल के आकार के खिलौने मिले हैं। यानी कि हल लकड़ी के बनाए गए तो इतने साल बाद डिस्ट्रॉय हो गए, इसलिए यहाँ पर आज के टाइम में खिलौने वाला हल मिला है, जो कि इससे लोगों ने अंदाजा लगाया कि वहां पे उस टाइम पे जुताई होती रही होगी। इन क्षेत्रों में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, यानी कि पानी को स्टोर किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी, ऐसा माना जा रहा है। हड़प्पा के लोग प्रायः गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। क्या पालते थे? गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। घर आसपास क्या होता था? तालाब और चारागाह, यानी कि जानवरों के रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों को झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था, यानी कि सूखा मौसम में उनको जो है जहां पर पानी अवेलेबल हो, खाना अवेलेबल हो, वहां पे ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। हड़प्पा वासी कैसे फलों को इकट्ठा करते थे? एक एग्जाम्पल दिया है, बेर। मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। यानी कि वो शिकार भी करेंगे, खेती भी करेंगे, पशुपालन भी कर रहे हैं और खाद्य संग्राहक भी हैं, यानी कि फलों को इकट्ठा कर रहे हैं और मछलियां भी पकड़ रहे हैं। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण।
अब देखिए चलते हैं गुजरात की तरफ। कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था, यानी कि धौलावीरा सिटी कहाँ पर बसा हुआ था? खादिर बेट, कच्छ, ठीक है, गुजरात में, जहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। यहाँ हड़प्पा स्थल के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। यानी कि धौलावीरा की एक विशेषता तो ये हो गई कि वो नगर तीन भागों में बटा था। इसमें हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, यानी कि चारों तरफ बाउंड्री थी और जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। यानी कि चारों तरफ जो है बाउंड्री बनी है, बड़े बड़े प्रवेश द्वार हैं, बीच में एक खुला मैदान है जहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम वगैरह होते होंगे, और बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में भी खुदा हुआ पाया गया है यहाँ पर। ठीक है, इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। यानी कि ज्यादातर अभिलेख जो है मुहर पर पाए जाते थे, पर ये एक जो है पत्थरों पर पाया गया, जिससे मतलब कि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये एक लकड़ी में जड़ा गया था। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल शहर, देखिए ये लोथल शहर का एग्जाम्पल है, जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चे माल आसानी से मिल जाते थे। यह पत्थर शंख और धातु से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में भंडार गृह भी था। तो यानी कि लोथल में क्या था? एक भंडार गृह भी था। अनाज को इकट्ठा करने के लिए कई मोहरें भी मिली हैं, और मुद्रांकन या मोहरबंदी, गीली मिट्टी को दबाने से बनी उसकी छाप के एग्जाम्पल भी मिले हैं। तो यानी कि यहाँ पे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, एक तो ये एक विशेषता थी इस शहर की, और दूसरा यहाँ पत्थर शंख और धातु से बनी गई कई चीजें जो है पाई गई हैं, कई मोहरें पाई गई हैं, मुद्रांकन और मोहरबंदी के अवशेष भी मिले हैं। लोथल का बंदरगाह, यह एक तालाब लोथल का एक बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता रहा होगा। यानी कि ये लोथल है जहाँ पर कि ये एक बंदरगाह है, यहाँ पे माल चढ़ाया उतारा जाता था। सोचिए उस टाइम पे कितना डेवलप्ड थे वो लोग। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था, यानी कि लोथल में एक इमारत मिली है जहाँ पर बीड्स, मोतियों की माला बनाने का काम होता था। और क्या क्या मिला है? पत्थर के टुकड़े, आधे बने हुए मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार किए गए मनके भी मिले हैं। मतलब ये पता चल रहा है कि एक तरीके की फैक्ट्री रही होगी यहाँ पर मनके बनते होंगे। इतने सारे उसके अवशेष मिले हैं, इससे पता चल रहा है। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी क्या होता है? मुहरों का प्रयोग सामान्य से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उसके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई गई थी, जिस मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। यानी कि चीजों को सील करने के बाद उस पर मुहर लगा देते थे ताकि पता चल जाए कि किसी ने खोला तो नहीं है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है, पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। आज के टाइम में किस लिए किया जाता था ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सभ्यता के अंत का रहस्य, अब इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ? लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। क्या? अचानक लोगों ने इस नगर को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी काफी कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गईं, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण यह भी हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ी थी, और इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों पर हुआ होगा। यानी कि कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि बाढ़ आ गई होगी, सूखा पड़ गया होगा, लेकिन बाढ़ और सूखा पड़ने से क्या पूरी सभ्यता ही नष्ट हो जाएगी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं ईंटें पकाने के लिए उन्होंने ईंधन की वजह से सारे पेड़ नष्ट कर डाले, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता हुआ दिखता है। चारागाह, बड़े बड़े जो जानवर थे जो झुंडों में आकर के सब कुछ चारा और घास वगैरह सब कुछ खा गए और मैदान समाप्त हो गए, एक ये भी रीजन देखने को मिलता है। और इस तरीके से, लेकिन कोई प्रॉपर रीजन अभी तक ढूंढ नहीं पाया है कि ऐसा क्यों हुआ कि इतनी बड़ी सभ्यता अचानक से ही नष्ट हो गई। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता
है आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई छोटी बस्तियों में आकर बस गए। लगभग 1400 साल पहले नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। अन्यत्र ये एक एल्सवेयर का बॉक्स है। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। मिस्र क्या है? रेगिस्तान। लेकिन 5000 साल पहले मिस्र के में शासन करने वाले राजाओं ने सोने, चांदी, हाथीदांत लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिसे पिरामिड नाम से जाना जाता है। मकबरों को किस नाम से जाना जाता है? पिरामिड के। देखिए पिरामिड के एग्जाम्पल दिए हुए यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहते थे। इनमें जो राजाओं की डेड बॉडी रखी जाती थी उस पे एक लेप लगाया जाता था और उसके बाद उसको सुरक्षित कर दिया जाता था और उसको ममी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। ये तो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में भी देख रहे थे कि लोग क्या क्या चीजें दफना देते थे साथ में। खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर। कुछ जानवरों को भी दफना देते थे। इससे पता चलता है कि लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च की जाती थी। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीजों की जरूरत पड़ती होगी? कल्पना करो तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदाड़ो की यात्रा कर रहे हो। या बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे? तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदाड़ो में तुम क्या देखोगे? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। फिर उसके बाद आते हैं एंड टेक्स्ट क्वेश्चंस पे। पुरातत्व को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? सबसे पहले तो एक बियर्डेड मूर्ति मिली है एक आदमी की जिसमें वो कपड़े पहने हुए कढ़ाईदार। इससे पता चला। चांदी के फूलदान के ढक्कन में जो है कपड़ा लिपटा हुआ मिला है और तांबे के बर्तनों में कपड़ा लिपटा हुआ मिला है। इससे पता चलता है कि कपड़े का प्रयोग होता था। सही सुमेलन। तांबा राजस्थान से मंगाते थे। सोना कहाँ से मंगाते थे? कर्नाटक से। टिन अफगानिस्तान से। और हड़प्पावासी बहुमूल्य पत्थर गुजरात से मंगाते थे। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? धातुएं उनसे बर्तन बनाते थे, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स बनाते थे। लेखन मोहरों वगैरह पे लिखा जाता था। सिक्कों पे तो नहीं मिले हैं खैर सिक्के, लेकिन फिर भी लिखने वहाँ के मतलब बहुत सारी चीजों का रिकॉर्ड रखने के लिए लोग लिखा करते थे। पहिए का यूज एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ले जाने में यूज होता था, सामान को ढोने में, और इंसान भी हो सकता है जाता हो। और हल क्यों महत्वपूर्ण था? जुताई के लिए महत्वपूर्ण था। आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए